हेलो बच्चों, मैं आपके लिए आज कोशिका टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए इसके पहले हमने बताया था कोशिका क्या है, जंतु कोशिका, पादप कोशिका और कोशिका में कौन-कौन से कोशिकांग पाए जाते हैं उसके बारे में बताया। तो आज मैं कोशिकांग कौन-कौन से उनका विस्तार से अध्ययन करूँगा, जिसको आपको अपनी कॉपी में नोट कर लेना है और आगे कक्षा को देखते रहना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चैनल का नाम क्या है? IQ विनोद, जिससे कि आपको समय समय पर विषय से संबंधित आपको अपडेट मिलती रहे। तो चलिए आज चलते हैं, आपको कोशिकांग के बारे में बताते हैं। कोशिकांग क्या होते हैं? ये कोशिका के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनेल्स होते हैं, जो कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करते हैं कोशिका में। तो चलिए आज देखते हैं, सबसे पहले हमारी क्या है, कोशिका झिल्ली। ये कोशिका में क्या क्या पाया जाता है? तो सबसे पहले देखिए कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन। इसको नोट करते चलिएगा, सेल मेम्ब्रेन। ये कोशिका झिल्ली जो होती है कोशिकाओं में पाई जाती है, जो कि एक पतली आवरण होती है। जैसे कोशिका भित्ति होती है वो पादप कोशिका पाई जाती है, ये मोटी आवरण होती है। तो ठीक उसी तरह एक पतली होती है आवरण है। झिल्ली का मीन्स क्या होता है? कवर करना। तो क्या है? ये पतली आवरण है या प्रत्येक कोशिका के चारों ओर पाई जाने वाली झिल्ली है। आप लिखिए शायद, यह जो भी कोशिका है यह प्रत्येक कोशिका के चारों ओर पाई जाने वाली यह प्रत्येक कोशिका के चारों ओर पाई जाने वाली झिल्ली है। झिल्ली मीन्स पन्नी, देखते होंगे आप, पतली एकदम रहती है, ट्रांसपेरेंट रहती है। ठीक उसी तरह ये भी इसका संरचना बना होता है, जो क्या करती है? कोशिका को स्थिर रखती है। जो कोशिका को स्थिर रखती है, यानी कोशिका इधर उधर भटकने ना पाए, स्थिर रखती है। और स्थिर रखने के साथ साथ क्या करती है? कोशिका के अंदर बाहर जो पदार्थ का आदान प्रदान होता है, कोशिका है उसके अंदर बाहर भी पदार्थों का आदान प्रदान होता है, उसको क्या करती है? नियंत्रित करती है। तथा कोशिका के अंदर बाहर पदार्थों के आदान प्रदान पर नियंत्रण करती है। पदार्थों के आदान प्रदान को नियंत्रित करती है। जैसे कोई फॉरेन मटेरियल अंदर जाता है तो उसको भी कंट्रोल करती है। अभी हम बता रहे हैं इसका क्या और मेन उद्देश्य है। देखिए, नियंत्रित मतलब जैसे कौन सा पदार्थ अंदर जा सकता है, कौन सा पदार्थ बाहर जा सकता है, इसके बारे में यह बताता है। कौन सी? कोशिका झिल्ली जो होती है। तो जिसे आप देखते होंगे एक छन्नी होती है, ठीक उसी तरह ये भी फिल्टर का काम करता है। कौन सा पदार्थ अंदर जाएगा, कौन सा पदार्थ बाहर जाएगा। और फिर देखिए दूसरा कौन सा कोशिकांग है? कोशिका भित्ति। इसको लिख लीजिए आप, दूसरा लिख लीजिए कोशिका भित्ति। यह पादप कोशिका में पाई जाती है, आपको हमने बताया भी था। कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल। यह पादप कोशिका में पाई जाती है। अब देखिए कोशिका भित्ति क्या होती है?
पहले आप इसको नोट कर लीजिए, कोशिका झिल्ली क्या होती है। ठीक है, कोशिका झिल्ली हो गया। चलिए कोशिका भित्ति के बारे में हम बताते हैं। कोशिका भित्ति क्या है, इसका क्या कार्य है, इसको अच्छे से विस्तार से बताते हैं। देखिए कोशिका भित्ति क्या होती है, पादप कोशिका में पाई जाती है, चारों ओर पाई जाती है पादप कोशिका के। पौधों की कोशिका भित्ति में कोशिका झिल्ली के बाहर एक और परत होती है। ये देखिए कोशिका भित्ति क्या होती है, कोशिका झिल्ली के बाहर एक पाई जाने वाली परत है, जिसका कोशिका भित्ति कहते हैं। यह क्या करती है, दृढ़ होती है, यह कोशिका को संरक्षण प्रदान करती है, यानी उसकी सुरक्षा करती है। ठीक है, लिखिए यह पादप कोशिका चारों ओर, पादप कोशिका के चारों ओर पाई जाने वाली एक मोटी परत होती है। परत मतलब आवरण होता है, या पादप कोशिका के चारों ओर पाई जाने वाली एक मोटी परत होती है। यह कहाँ पाई जाती है, यह कोशिका झिल्ली के ठीक बाहर, यह कोशिका झिल्ली के ठीक बाहर होती है। जैसे मान लीजिए क्या है, इसे कोई जैसे कोई कोशिका है, तो इसके बाहर जो होती है संरचना ये वाली जो होती है कोशिका भित्ति, इसके नीचे कोशिका झिल्ली होती है। तो कोशिका भित्ति क्या होती है, कोशिका झिल्ली के बाहर की एक मोटी सी आवरण होती है। क्या करती है, यह दृढ़ होती है, बाहर होती है, यह दृढ़ होती है, और जो कहती है क्या करती है, सुरक्षा करती है। यह दृढ़ होती है तथा कोशिका को, कोशिका की रक्षा करती है। ठीक है, कोशिका झिल्ली कोशिका भित्ति में कुछ अंतर भी आप देख लिए होंगे। कोशिका झिल्ली क्या होती है, पतली होती है, और कोशिका भित्ति क्या होती है, उससे मोटी होती है। या क्या होती है कोशिका भित्ति, जो कि पादप कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। पादप कोशिका में आप देखते होंगे कोशिका झिल्ली के बाहर की यह संरचना होती है। ठीक है, और फिर इसको क्या करती है, सिर्फ पौधों में पाई जाती है, और फिर इसको क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। चलिए अगला देखते हैं, तीसरा क्या है, केंद्रक। इसको नोट कर लीजिएगा। यह कोशिकाओं में पाए जाने वाले कोशिकांग है, सबके बारे में एक एक का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। इसके पहले मैंने पादप कोशिका जब पढ़ाया था, जंतु कोशिका बनाया था, उस पर वीडियो उसमें भी है, आप उस वीडियो को देख करके समझ सकते हैं। ठीक है, चलो तीसरा देखो, केंद्रक, न्यूक्लियस। तीसरा हमारा क्या है, कोशिकांग केंद्रक, न्यूक्लियस। ठीक है, केंद्रक क्या होता है, दोनों पाया जाता है, भी ध्यान दीजिएगा। यह कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, जो सामान्यतः कहाँ होता है, मध्य में होता है। कोशिका के बीच में केंद्रक पाया जाता है,
और पादुका कोशिका में जो पादप कोशिका होते हैं उसमें कभी कभी परिधि की तरफ, परिधि मतलब किनारे की तरफ पाया जाता है। इसका कार्य कोशिका की वृद्धि एवं विभाजन करना है, मतलब कोशिका कैसे वृद्धि होगी, उसको कैसे बांटना है, उसको यह करती है। यह पूरी कोशिका पर नियंत्रण है। केंद्रक क्या होता है, जो होता है पूरा कंट्रोल करता है। यहाँ लिख लीजिए, यह कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है, जो यह कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, होता नहीं लिखाएंगे, अंग है जो पूरी कोशिका पर नियंत्रण करता है। नियंत्रण करता है। तथा कोशिका के, देखिए कोशिका में वृद्धि एवं विभाजन होगा, क्या करते हैं इसको, कोशिका में वृद्धि एवं विभाजन करता है। तथा कोशिका में वृद्धि एवं विभाजन का कार्य करता है। कोशिका की वृद्धि कैसे हो रही है, उसमें विभाजन कैसे हो रहा है, जैसे सेल डिवीजन सुने होंगे ना, माइटोसिस, मेयोसिस, माइटोसिस, सूत्री, असूत्री, अर्धसूत्री, ये सब कार्य कौन करता है, केंद्रक ही करता है। और सबसे महत्वपूर्ण अंग है, और यह कोशिका पर नियंत्रण करता है, और यह पूरी कोशिका के विभाजन एवं वृद्धि में सहयोग करता है। अब चलिए चौथा लिखिए, कौन सा है, कोशिका द्रव्य। चौथा हमारा क्या है, कोशिका द्रव्य। इसको भी नोट कर लीजिए। द्रव्य से आप समझ ही जा रहे हैं कि लिक्विड होगा, तो लिख लीजिए साइटोप्लाज्म, इट इज साइटोप्लाज्म। तो यह साइटोप्लाज्म क्या होता है, जिसमें सभी कोशिकांग भी उपस्थित होते हैं। अब यह लिक्विड होता है। यह प्रोटोप्लाज्म को कोशिका द्रव्य अथवा साइटोप्लाज्म इसी को कहते हैं। जो प्रोटोप्लाज्म होता है या कोशिका द्रव्य इसको कहेंगे, या साइटोप्लाज्म कहेंगे। तो आप लिख लीजिए, केंद्रक तथा कोशिका, कहाँ, केंद्रक तथा कोशिका झिल्ली के बीच में उपस्थित, केंद्रक तथा कोशिका झिल्ली के बीच में उपस्थित द्रव्य को कोशिका द्रव्य, केंद्र तथा कोशिका की झिल्ली के बीच में उपस्थित द्रव्य को कोशिका द्रव्य तथा प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। इसी को साइटोप्लाज्म भी बोलते हैं, कहीं कहीं इसी को केंद्रक द्रव्य भी बोलते हैं, सॉरी कोशिका द्रव्य बोलते हैं, इसको प्रोटोप्लाज्म भी कहते हैं। उसमें जो होते हैं, इसमें कई प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं। अब इसमें कौन कौन से कोशिकांग पाए जाते हैं, लिख लीजिए। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें कई
प्रकार के, इसमें कई प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं। जैसे, इसको भी लिख लीजिएगा, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आप जानते ही हैं, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी काय हो गया, ये जिसको बोलते हैं गोल्गी बॉडी बोलते हैं, गोल्गी काय, हरित लवक आदि। अब देखिए कोशिका द्रव्य में क्या क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, गोल्गी काय पाया जाता है, हरित लवक। हरित लवक क्या करता है, पेड़ पौधे होते हैं जो फोटोसिंथेसिस कार्य करते हैं, उसमें भोजन का बनाने का कार्य करते हैं। अब आगे लिखिए आप, ये तो कोशिका द्रव्य हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया लिखिए। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, इतना इसको नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं हम, पांचवा जो हमारा कोशिका अंग है माइटोकॉन्ड्रिया। आपको पता ही होगा, मैंने बताया भी है, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कोशिका का जो ऊर्जा गृह किसको कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, जो कोशिका में ऊर्जा का प्रोडक्शन करता है, जिसके द्वारा कोई कोशिका कार्य कितना करती है, कितना देर में वह थक जाती है, तो ये सब डिसाइड कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। पक्षियों के पंखों में देखिए माइटोकॉन्ड्रिया को अधिक होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया वहीं अधिक होंगे जहां पर ज्यादा कार्य करेंगे। जो कोशिका सबसे अधिक कार्य करेगी वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या सबसे अधिक पाई जाती है। अब लिखिए आप, यह पांचवा मेरा क्या था, माइटोकॉन्ड्रिया। इंग्लिश में लिख लीजिए इसकी, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। जब श्वसन क्रिया होती है उसमें भाग लेती है माइटोकॉन्ड्रिया, फिर उसके बाद वहां से क्या करती है, ऊर्जा को उत्पन्न करती है और तथा ऊर्जा का संचित भी करती है, ऊर्जा को स्टोर करने का कार्य भी करती है। कोशिका को इसका क्या कहते हैं, पावर हाउस बोलते हैं। तो लिखिए, यह श्वसन क्रिया में भाग लेकर, श्वसन क्रिया में भाग लेकर ऊर्जा को क्या करती है, उत्पन्न करती है। भाई जब श्वसन क्रिया होता है तो उसी में ऊर्जा उत्पन्न होती है, उत्पन्न करती कौन सा, माइटोकॉन्ड्रिया, और तथा ऊर्जा को संचित करती है। जो ऊर्जा को उत्पन्न करेगी उसको संचित भी करती है, ऊर्जा को संचित करती है। इसको ऊर्जा का गृह बोलते हैं, इसको ऊर्जा का गृह माने घर होता है, ऊर्जा का गृह कहते हैं, चाहे आप ले लीजिए पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया से होता है, ये होता है, इसमें देखिए फिंगर नुमा ऐसे नोब होते हैं, ये फिम्ब्रियाई बोलते हैं इसको, फिम्ब्रियाई। डबल लेयर की होती है, बाहर का लेयर स्मूथ होता है, अंदर का लेयर जो होता है मोल्डेड होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया है जो क्या करता है, ऊर्जा को प्रोडक्शन का कार्य करता है। इस सेल में जो होती है ऊर्जा का गृह इसको भी बोलते हैं।
और यह सबसे अधिक किसमें पाया जाएगा, जिसमें क्या करते हैं, अधिक कार्य होगी जिस कोशिका में। तो यह माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, श्वसन क्रिया में भाग लेकर के ऊर्जा को उत्पन्न करता है और फिर इस ऊर्जा को क्या करता है, संचित भी करता है, और इसको क्या कहते हैं, ऊर्जा का गृह बोलते हैं। तो इतना हो गया, 5 हमने कोशिकांग अभी देखा है। ये छठा कोशिकांग क्या होता है उसको देख लेते हैं। हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट। छठा ध्यान दीजिएगा, हरित लवक। इसका भी लिख लीजिए, क्लोरोप्लास्ट। ठीक, अब इसको देखिए, हरित लवक किसमें पाया जाता है। सबसे पहले हमको ये जानना है, या किसमें पाया जाता है, केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। आप लिख लीजिए सबसे पहले, यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। कोई पूछता है हरित लवक किसमें पाया जाता है, तो आप बताओगे केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। और किसमें कार्य करता है, तथा प्रकाश संश्लेषण में कार्य करता है, यानी प्रकाश संश्लेषण कार्य करता है। जो है प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। कौन करता है, हरित लवक। अच्छा, जब कार्य करता है तो उससे क्या होता है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। या पेड़ पौधों में होता है फोटोसिंथेसिस, ये भी ध्यान दीजिएगा। प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है, सिर्फ पेड़ पौधों में होता है। अब आते हैं हम लोग देखते हैं रिक्तिका, वैक्यूल होती जो, क्या होता है, रिक्तिका। अब लिखिए अगला हेडिंग, रिक्तिका। 7वां जो है हमारा कोशिकांग है रिक्तिका। और रिक्तिका से मतलब है कि यह खाली जगह होता है, ऐसे स्पेस नुमा होता है, लगता है कि वहाँ स्पेस है, लेकिन उसमें द्रव्य रहते हैं, लिक्विड उसमें भरा रहता है। तो रिक्तिका क्या होता है, पादप एवं जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए किसमें पाया जाता है, पादप तथा जंतु कोशिका में पाई जाती है। लेकिन पौधों में जो होती है रिक्तिकाएं क्या होती हैं, बड़ी होती हैं, जबकि जंतुओं में क्या होती है, रिक्तिकाएं छोटी होती हैं। और जंतु कोशिकाओं में जो छोटी रिक्तिकाएं होती हैं, जैसे उसमें कई जगह ऐसी बिखरी हुई रहती हैं, और इनका कार्य क्या होता है, भोजन पानी अन्य पदार्थों का क्या करते हैं, संग्रहण करते हैं। यानी जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनको संग्रहित करने का कार्यक्रम करता है, रिक्तिका करता है। इनका मात्रा को क्या करते हैं, संतुलित भी करते हैं। जो भोजन खाद्य पदार्थ होते हैं उनकी मात्रा को भी क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। लिखिए, पादप तथा जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है, दोनों में पाई जाती है। कौन, रिक्तिका। पादप कोशिका की रिक्तिका बड़ी होती है। पादप कोशिका में रिक्तिका बड़ी होती है, ठीक है। परंतु जंतु कोशिका में जो होती है रिक्तिका क्या होगी, छोटी होगी। कोशिका में रिक्तिकाएं छोटी क्योंकि उसमें जो होती है कोशिका में छोटी छोटी होती हैं। कौन सी रिक्तिकाएं, किसमें, जंतु कोशिका में। और ये छोटी छोटी बिखरी हुई होती हैं, ऐसे फैली रहती है कई जगह पर। और इनका कार्य क्या होता है, रिक्तिका का, रिक्तिका का कार्य ये होता है कि भोजन और जो खाद्य पदार्थ होते हैं इनका संग्रहण करना और फिर इनकी मात्रा का संतुलन करना। इनका कार्य
भोजन तथा खाद्य पदार्थों का संग्रहण करना एवं इनकी मात्रा को क्या करता है, संतुलित करता है, एवं इनकी मात्रा का संतुलन करना। अब देखिए ध्यान, पहले सुनिए। जो रिक्तिका होती है दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है, जंतु कोशिका और वनस्पति कोशिका, यानी पादप कोशिका। पादप कोशिका की जो रिक्तिका क्या होती है, बड़ी होती है आकार में, और जंतु कोशिका की रिक्तिका क्या होती है, छोटी छोटी होती है। और इनका कार्य क्या होता है, उसमें कोशिका में खाद्य पदार्थों का या भोजन का संग्रहण करती है, स्टोर करती है, फिर उसके बाद उसको नियंत्रित करती है, कितनी मात्रा इसको चाहिए, कितनी मात्रा की आवश्यकता है, इस सब का संतुलन कौन बनाता है, यही रिक्तिका बनाती है। चलिए आगे चलते हैं, लाइसोसोम्स क्या होते हैं। आगे लिखिए, लाइसोसोम, जिसको सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। 8वां हमारा कोशिकांग है लाइसोसोम। सबको नोट करते चलिएगा, आप नोट करते रहिए, आपका नोट्स भी अच्छे से तैयार होता जाएगा और आपके एग्जाम में बहुत ही उपयोगी भी कक्षा है। कोई कंपटीशन है उसके लिए भी फायदेमंद है, तो इसको नोट करते रहिएगा। लिखिए आगे, लाइसोसोम। 8वां हमारा क्या है, लाइसोम। स्पेलिंग में लिख लीजिए चाहे, लाइसोसोम। अब लाइसोसोम क्या होता है, कोशिका में जो पदार्थ आते हैं उनका क्या करता है, पाचन करता है। यानी कभी कभी होता है हमारे शरीर में बाहरी पदार्थ, फॉरेन मटेरियल चले जाते हैं जिसका कोई यूज नहीं होता, उनको भी डाइजेस्ट कर देता है। जैसे बैक्टीरिया हो गए, ये सब अगर चले जाते हैं शरीर के अंदर, उसके अंदर उनको क्या करता है, पाचन का कार्य करता है। लिखिए, ए कोशिका में आने वाले, सुनिए, आने वाले मतलब बाहर से आने वाले पदार्थों का क्या करता है, पाचन करता है, यानी भक्षण करता है, खा जाता है उनको। ठीक है, यह कोशिका में आने वाले पदार्थों का क्या करता है, भक्षण करता है, पाचन का कार्य करता है। अच्छा, कभी कभी होता है कि जब कोई लंबे समय तक भूखा रहता है, कुछ उसको खाने को नहीं मिलता, तो लाइसोसोम खुद की ही कोशिका का पाचन करने लगता है, यानी शरीर के अंदर कोशिकाओं का भी पाचन करने लगता है, जिससे शरीर क्या होता है, इंसान जो होता है, जीव होता है, वह सूख जाता है। अच्छा, आप देखिए राइबोसोम क्या होते हैं, हमने लिखाया था उसमें भी, कोशिकांग जब चित्र बनाए थे, राइबोसोम। आप लोग लिख लीजिए, राइबो, इसका काम है प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस होता है, 70S 80S प्रकार के राइबोसोम्स होते हैं, फिलहाल वो सब हायर क्लासों में है। इस प्रोटीन संश्लेषण में क्या करता है, सहायक होता है। प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। राइबोसोम देखिए, दो प्रकार की अंतःद्रव्यीय जालिकाएं होती हैं, एक स्मूथ होती है, एक रफ। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जैसे मान लीजिए ये है, इसके बाद ऐसे गया, ऐसे मान लीजिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जहाँ सब फॉल ऐसे से रहते हैं जो होते हैं, इस पे राइबोसोम छोटे छोटे पाए जाते हैं। इनका कार्य क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य होता है, यानी प्रोटीन का निर्माण करते हैं। हमारी बॉडी में प्रोटीन होता है, उसका निर्माण कौन करता है, ये राइबोसोम्स करते हैं। अब फिर देखिए,
इस तरह से हमने क्या किया कि कोशिकाओं के कोशिकांग कौन कौन से होते हैं उसके बारे में जाना हमने, और इसके कार्य क्या हैं उसके बारे में जाना। अब अगला लिखिए आप अंतःद्रव्यीय जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। 9 हो गया ना, तो 10वां लिख लीजिए अंतःद्रव्यीय जालिका। अंतःद्रव्यीय जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःद्रव्यीय। पहले इसको जान लीजिए 2 प्रकार का होता है। यहाँ लिख लीजिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए कितने प्रकार का होता है, थोड़ी देर के लिए लिख लीजिएगा। RER, इसको लिख लीजिएगा SER। इसका पूरा नाम क्या होता है? रफ यानी खुरदरी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यहां लिख लीजिएगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो 2 तरह के होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःद्रव्यीय जालिकाएं। कौन कौन सी होती हैं? चिकनी होती है एक, और एक जो होती है क्या होती है, खुरदरी होती है। यह जालीनुमा जटिल संरचना होती है। तो अंतःद्रव्यीय जालिका होती है क्या? जालनुमा एक जटिल संरचना होती है। और इसमें क्या होती है, राइबोसोम्स इसी पे पाए जाते हैं। किसमें? यही रफ वाले पर। इसी में राइबोसोम्स उपस्थित होता है जो प्रोटीन सिंथेसिस कार्य करता है। ठीक है, तो हमने क्या जाना कि कौन कौन से कोशिकांग पाए जाते हैं, उन कोशिका में उनके बारे में विस्तार से हमने जाना, और सबका मैंने एक एक का परिभाषा भी लिखा दिया। तो इस तरह हम आज कोशिकांग के टॉपिक को यहाँ समाप्त करते हैं। फिर अगली कक्षा में अगला टॉपिक लेके मिलते हैं। तो बच्चों, आपको कक्षा में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है, जिससे कि आप समय समय पर कक्षाओं को पाते रहें और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते रहें। ठीक है बच्चों, अगली कक्षा में फिर मिलते हैं। ठीक, ओके।